जय हिंद, नमस्कार। अभी यूजीसी का एक गाइडलाइन आया है, या कह सकते हैं कि एक कानून आया है जो 13 जनवरी 2026 को ही प्रकाश में आ गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है अपने अपने राय देने वालों की। ज़्यादा सवर्ण लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ड्रैकोनियन कानून कह रहे हैं, और ज़्यादा SC ST और OBC के लोग इसका बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जरूरी था कैंपस में होना। तो यह कानून यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लाया है, और उसने जो SC ST का कानून था कैंपस में भेदभाव से लड़ने का, बचने का, तो उस SC ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया है, और हर स्तर पे जोड़ दिया है। जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन के सभी क्षेत्रों में। उसी तरह हायर एजुकेशन के सभी कंपोनेंट में, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी हो, सब पर ये कानून लागू करने की बात कही गई है। कुछ लोगों का कहना है कि चेक एंड बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। इस बात पे विशेष जोर है कि जो कानून में चेक एंड बैलेंस का काम करता है वो चीजें खत्म हुई हैं, और इस कानून के ज्यादातर दुरुपयोग होने के चांसेस बढ़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे SC ST का कानून का दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, और कोर्ट का भी मानना है कि 30 से 35% ही SC ST के केस कोर्ट में ठहरते हैं, नहीं तो बाकी ज्यादातर उसमें झूठे साबित होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये कानून सेकेंड SC ST कानून की जगह लेगा। अब SC ST और OBC को सेम पेज पे रखना, बहुत लोगों का कहना है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, अपने आप में ही गलत है। OBC की बहुत सी जातियां जो सवर्ण हो चुकी हैं, बहुत स्पष्ट, क्योंकि उनके साथ अब किसी प्रकार का पिछड़ापन नहीं रह गया, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे शैक्षिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, वो सबल हो चुकी हैं, प्रबल हो चुकी हैं। और आज भी जनरल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक, शैक्षणिक, हर तरह से बहुत कमजोर हैं। तो पहले तो इस पूरे भेदभाव वाले सिस्टम को ही फिर से जांचने और परखने की जरूरत है। इस पर कोई बड़ा आयोग बनना चाहिए जो अपनी स्पष्ट बातें रखे, और ये सरकार या कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। हमारे भारतवर्ष में तत्कालीन समय में ऐसा संभव नहीं होता। तो खैर, ये क्या कानून है उस पर लौटते हैं। ये कानून भेदभाव को रोकने के लिए आया है, और इसमें कहा गया है कि अगर छात्र के साथ कोई भेदभाव हो तो कॉलेज स्तर पर या यूनिवर्सिटी स्तर पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का गठन किया जाए, EOC। और कहा गया है कि वो बच्चा EOC में जाएगा, चाहे ऑनलाइन माध्यम से जाएगा, चाहे 24 आवर का जो उसका ऑनलाइन एक कॉल होगी, टोल फ्री नंबर या जो भी दिया जाएगा, उस नंबर पे ग्रीवेंस सेल होगा, अपनी शिकायत करेगा, और शिकायत का निस्तारण वो 15 दिन पे कमेटी करेगी, या जो उसका नोडल बनाया गया है, जो या EOC का जो हेड बनाया गया है, वो अपने स्तर पर निस्तारण करेगा, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को देगा, तो 7 दिवसों में वो इसका निस्तारण करेगा। इस तरह की बात हुई है। यानी EOC एक बड़ा फैक्टर बन के आया है UGC के इस नए रेगुलेशन में। 2012 से भी इस तरह के कानून थे, लेकिन SC ST की वकालत करते थे और भेदभाव को रोकने का काम कर रहे थे। UGC का कहना है कि केवल अब हम एडवाइजरी कमेटी नहीं होंगे, हम केवल बोलेंगे नहीं, बल्कि हम उस पर कठोर दंड भी देंगे अगर साबित होता है तो। कठोर दंड किस तरह देंगे? उसका कहना है कि हम आर्थिक रूप से दंड देंगे, उस इंस्टीट्यूशन का आर्थिक रूप से हम बाइकाट करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, रोकेंगे अर्थव्यवस्था अर्थ देने से, और रेगुलेशन UGC का जो 1956 है उसके तहत मान्यता तक खत्म कर सकते हैं अगर बातें ज्यादा आगे की हों, ज्यादा स्तर पे हो, ज्यादा व्यापक पैमाने पे हो। तो इस तरह की बातें, यानी कुल मिला के कठोर। एक पहलू इसमें उभर के और आ रहा है कि एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, जो संविधान के धारा 15 और 19 की बात है खासतौर से, वो आपस में अंतर्द्वंद की स्थिति में आ रहे हैं। जैसे एक शिक्षक अपने क्लास में जाता है तो अपने तरीके से पढ़ाता है, स्वतंत्र महसूस करता है। बहुत से ऐसे विषय आते हैं जिसपे काफी खुल के चर्चा परिचर्चा हो जाती है, अब नहीं हो पाएगी। वो दबाव में एक शिक्षक रहेगा, और उसे डर होगा कहीं ये छात्र
गलत न समझ ले और हमारे खिलाफ कहीं ईओसी में न चला जाए या आगे न चला जाए। जो पढ़ाने के समय स्वतंत्रता थी, जो कक्षा को निर्धारण एक शिक्षक करता आया था, अब वो दबाव में होगा और वो अब जातियों को अपने हिसाब से देखेगा, बचने का प्रयास करेगा, डरने का प्रयास करेगा। कोई नाराज न हो जाए, कोई इस बात को अन्यथा न ले ले, कोई दूसरे तरीके से न सोचने लगे। ये बातें अब उभर के आएगी। हम लोग जैसे पढ़ाते हैं ऋग्वेद में वर्णों की व्यवस्था पढ़ाते हैं, फिर वर्ण क्रम किस तरह जातियों में विभक्त हुए और किस तरह से कठोरता आई, उसकी निंदा भी करते हैं। तो कोई ऐसा ना कि उसमें हमारी बात को बुरा लग जाए और वो आगे ग्रीवेंस सेल में चला जाए और कार्रवाई की मांग करते। तो एक शिक्षक पर दबाव होगा। छात्र आपस में मित्र होते हैं, हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में भी बहुत बातें कर देते हैं। जाति सूचक शब्द किसी को महसूस हो जाए या किसी बात को कोई पकड़ के और आगे न बढ़ जाए, अब इसकी भी बातें ज्यादातर देखने को मिलेंगी, निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ बातों का प्रावधान नहीं है, अस्पष्टता है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहले ओबीसी भी जातियां कई वर्गों में बट गई हैं, जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसमें भी भेदभाव हो गया है। तो वो भी अब जाति सूचक शब्दों का कई बार प्रयोग करते हैं या दूसरे ओबीसी को अपने से कमतर या छोटा समझते हैं। तो इस तरह के भी कैंपस में चीजें होती हैं। लेकिन अगर एक ओबीसी के खिलाफ कुछ करेगा तो इसके लिए वो कानून कुछ भी नहीं बोलता है, या अगर ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ कुछ बोलता है तो इसमें भी कानून मौन है, अस्पष्टता है। जबकि ओबीसी भी एससी एसटी के खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ लिख सकता है, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। हम लोग एससी एसटी में भी देखें कि उसमें भी एक दूसरे से श्रेष्ठता बोध है कि हम इस जात से श्रेष्ठ हैं, अमुक जात से हम ऊपर हैं, ये हमसे कमतर है, ये हमसे नीचे है। इस तरह का भेदभाव वहां भी है। जो जातियों को ठीक से समझता है वो इस बात को समझता है कि उसमें भी भेदभाव है। लेकिन ये कि एससी एक एसटी पर जब इस तरह की बात करेगा तो उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कानून बिल्कुल खामोश है। ओबीसी एससी के लिए करेगा तो कानून खामोश है। अगर पिछड़ा अति पिछड़े के लिए करेगा तो उसके लिए भी कानून मौन है। तो इस बात का एक पुरजोर विरोध हो रहा है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, जब ये कानून बना तो ये कहा गया है कि किसी प्रकार का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय का या विकलांगता, शारीरिक के आधार पे किसी प्रकार का कमेंट नहीं होगा। लेकिन और कहा गया कि ईओसी में हर तरह के लोग रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, विकलांग भी रहेंगे, एससी एसटी भी रहेगा, हर तरह का लोग रहेंगे जो इसके जो लिए ग्रीवेंस आई या शिकायत आई तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन वहां बड़ी बात है कि जांच करेंगे अगर उसी जात के लोग, तो इसका भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। और कैसे हो सकता है? क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में शिक्षक वर्ग में भी बड़ी राजनीति है। किसी एससी एसटी ओबीसी को उकसाकर और किसी शिक्षक के खिलाफ ही बयान दर्ज किए जा सकते हैं। और चूंकि ईओसी जैसे में वही लोग बैठे हैं जिन्हें जांच करनी है और जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाया है, तो निश्चित तौर पे किसी शिक्षक का ये लोग कैरियर खत्म कर सकते हैं या किसी बच्चे का कैरियर खत्म कर सकते हैं। तो किस तरह से कैरियर खत्म कर सकते हैं? या तो उसका मार्कशीट न दिया जाए, या उसके नंबर न चढ़ाए जाए, या उसका दाखिले को निरस्त कर दिया जाए, परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। इस तरह शिक्षक खिलाफ अगर है तो शिक्षक के खिलाफ भी बहुत तरीके हैं। यहाँ तक कि आप पुलिस में जा सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। वो जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाकर, एससी एसटी का आरोप लगाकर उन धाराओं में उनको जेल भेज सकते हैं। तो बहुत से दुरुपयोग होने के चांसेस भी हैं। तो कहने का मतलब कि आजकल का सवर्ण समाज इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचता है, डरता है। सोशल जस्टिस का दायरा बढ़ा है,
लोग नैतिक रूप से दबाव में रहते हैं कि हम किसी को कैसे छोटा समझें, तो आमतौर पर ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ दुष्ट लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके लिए पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद थे, पर्याप्त प्रावधान मौजूद थे। अब अलग तरह से यूजीसी का प्रावधान या कानून लाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात मैं जो स्पष्ट कहा हूं कि ओबीसी की बहुत सी जातियां अब सवर्ण हो चुकी हैं, सबल हो चुकी हैं, चाहे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वो आगे निकल गए हैं, तो उनको एक ही पेज पे रखना कहीं से भी ठीक नहीं है। ओबीसी के हर जातियों का या हर व्यक्ति को बहुत सबल या सशक्त समझ लेना ये ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से अभी बहुत जगह बहुत पिछड़ापन है और अभी सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत लोग बहुत नीचे हैं। तो इसमें कमियां बेशुमार हैं, इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि बात ये हो रही थी कि रोहित वेमुला का केस, कर्नाटक एक तरह से ओबीसी राजनीति का गढ़ है। रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर लिया। अब रोहित वेमुला में कांग्रेस उनके नाम पर के तेलंगाना और कर्नाटक में कानून लाना चाह रही है। तो एक तरह से ओबीसी राजनीति बहुत चरम पे है, तो उसके काउंटर करने के लिए इस गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रावधान किया है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। तो इस तरह से पूरे श्रवण को आप शोषण करने वाला और ओबीसी एसटी को शोषित नहीं दिखा सकते, ये कहीं से भी तार्किक प्रतीत नहीं होता। जिस तरह कहा जाता है कि आजकल केवल महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, बहुत से पुरुष भी पीड़ित हैं, पत्नी पीड़ित हैं, परिवार में महिलाओं से पीड़ित हैं, उनके लिए किसी बड़े कानून से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। उसी तरह बहुत से लोग एससी, एसटी और ओबीसी से भी पीड़ित होंगे और उनको किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार की उनकी किसी फोरम पे सुनवाई नहीं होगी। अच्छा तब होता जो इक्वल जो अपॉर्चुनिटी सेल बन रहा है वो जनरल के लोगों का, सवर्ण लोगों की भी सुनवाई करता। अगर कोई भी गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट होता, तब ये कानून की बात समझ में आती। और इसका और एक बात और आ रही है कि जब ये कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा कि ये जो संस्थान हैं, जो परिसर हैं, इसमें भेदभाव को रोकना है। एससी, एसटी और ओबीसी सब पर भेदभाव हो रहे हैं, सबको रोकना है। उसके बाद एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आ गई जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक रिपोर्ट थी। राज्यसभा के अभी सांसद हैं, संसदीय रिपोर्ट थी संसदीय समिति की, तो उन्होंने एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी डाल दिया। तो ये प्रावधान बहुत ही कठोर हैं, बिना सोच समझ के डाले गए हैं। और एससी, एसटी के प्रावधानों का जिस तरह से ज्यादातर दुरुपयोग हुआ, ऐसा नहीं कि पूरा दुरुपयोग हुआ, बहुत जगह वो जरूरी था। आज भी दुष्ट ताकतें हैं जो कुछ भी मुंह से बोलती हैं, कुछ भी करने के लिए अपराध स्वतंत्र हैं, तो जरूरी है इस तरह के कानून। लेकिन कोई भी विक्टिम हो, उनकी भी सुनवाई के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले ये था 2012 के यूजीसी कानून में कि अगर आप गलत किसी पर आरोप लगाते हैं और गलत आरोप सिद्ध होता है कि आपने गलत लगाए, तो आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस बना हुआ था कि भाई आप गलत होंगे तो आर्थिक प्रावधान, दंड का प्रावधान होगा, अगर सही होंगे